अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो लर्निंग। आज हम बात करेंगे लेटरल एपिकोंडिलाइटिस के बारे में। लेटरल एपिकोंडिलाइटिस वर्ड आइटिस से वाजिया हो रहा है इन्फ्लेमेशन। सो इसका लैंडमार्क जो है वो लेटरली है और जो एपिकोंडाइल है वो ह्यूमरस का पार्ट है। अब फोर आर्म का जो लेटरल एपिकोंडाइल ओरिजिन देता है कुछ मसल्स को, एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ द मसल्स को। सो अगर तो रिस्ट की बार बार एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो हम उसे कह देते हैं लेटरल एपिकोंडिलाइटिस। सो इसको हम टेनिस एल्बो इसलिए कहते हैं क्योंकि टेनिस प्लेयर्स में मोस्ट कॉमनली ये टेनिस प्लेयर्स में देखा जाता है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी की बात करूँ तो 30 to 50 ईयर्स ओल्ड में ये पाया जाता है, मतलब इसके इंसिडेंट्स देखें तो। उसके अलावा रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा, छोटी मोटी चोट जब हमें लगती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ऑक्यूपेशन जब हम ऐसे काम करते हैं, मतलब जिसमें हमारी रिस्ट की एक्सटेंशन रेपिटेटिव हो रही है, लाइक हैमरिंग, लेबर्स में, उसके अलावा जो टेनिस प्लेयर्स में जब वो रिवर्स शॉट मारते हैं तो उनको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब वो छोटी छोटी चोट उन्हें बार बार लगती है तो टेनिस एल्बो का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा जब हम उस छोटी चोट को इग्नोर करते हैं, माइल्ड लेवल पे होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक की तरफ चली जाती है, और क्रॉनिक की तरफ चली जाए तो तब भी टेनिस एल्बो के चांसेस बन जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की बात करूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिस्ट की एक्सटेंशन जब रेपिटेटिव हो जाए तो उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेनिस प्लेयर्स में चूँकि ज़्यादा कॉमनली है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और पेशेंट्स में, किसी और जो लोग हैं उनमें नहीं हो सकता। ये जो हमारी ख़वातीन होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, जब वो खाना पकाती हैं, देगची में चम्मच बार बार हिलाती हैं, तो उससे भी उनकी रेपिटेटिव जो रिस्ट की मूवमेंट हो रही है, बार बार एक्सटेंशन फ्लेक्शन में जा रही है, तो उससे भी पेशेंट जो फीमेल्स होती हैं उनमें टेनिस एल्बो के चांसेस हो जाते हैं लेटरल एपिकोंडिलाइटिस के। उसके अलावा सम हाउ ऐसा होता है कि जब चोट भले छोटी हो, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट हो तो इंजरी के चांसेस बन जाते हैं। लो वेलोसिटी की हो लेकिन प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो तब भी जो टेनिस एल्बोज के चांसेस बन जाते हैं। अगर हाई वेलोसिटी की हो और एक बार हो जाए तो दोनों तरफ से इंजरी के चांसेस बन जाते हैं। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स की बात करूँ तो जब हम पेशेंट के लेटरल एपिकोंडाइल पे हाथ रखते हैं तो उसके पेन आती है। टेंडरनेस इन पल्पेशन, CET यानी कॉमन एक्सटेंसर टेंडन, जब हम उसके कॉमन एक्सटेंसर टेंडन को पल्पेट करते हैं तो हमें टेंडरनेस फील होती है, पेशेंट को पेन आती है। तो हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं, जिसमें कूजन टेस्ट भी आता है। उसके अलावा रेजिस्टिव आइसोमेट्रिक टेस्ट भी करते हैं। अब कूजन टेस्ट में क्या होता है कि हमने पेशेंट की, या आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हमने पेशेंट का जो लेटरल एपिकोंडाइल उस पर थेरेपिस्ट हाथ रखेगा, उसको स्टेबल करेगा और पेशेंट को कमांड करेगा कि वो रिस्ट की एक्सटेंशन करे, और थेरेपिस्ट ने रिस्ट की एक्सटेंशन को रेजिस्ट करना है। अब चूंकि उसके कॉमन एक्सटेंसर्स जो मसल्स हैं वो वीक है, तो उससे एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी, तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। एक्सटेंशन के साथ साथ हमने फ्लेक्शन भी करवानी होती है। इसमें डायग्राम में आप नीचे देख रहे हैं रेसिस्टिव रिस्ट फ्लेक्शन टेस्ट में कि पेशेंट की जो एल्बो है वो एक्सटेंशन में जा रही है और जो रिस्ट है उसको फ्लेक्शन में करना है, ताकि मसल पर स्ट्रेच आएगा तो पेशेंट को पेन होगी। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि कॉमन एक्सटेंसर उसके अफेक्टिव है। मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो हमने एक्यूट कंडीशन में प्राइस थेरेपी अप्लाई करते हैं। पहले ये राइस होता था, अब इसमें प्राइस ऐड हो गया हुआ, पी ऐड हो गया हुआ। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन में क्या करना होता है कि हमने मैक्सिमम जो उसके एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं उसको बचाना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। उसके अलावा रेस्ट करवाते हैं हम। रेस्ट में जो भी जो डॉक्टर है वो प्रोटोकॉल जो भी अप्लाई करता है कि वो रेस्ट दे, ब्रेस से, कोई भी पेशेंट को कहे कि आपने इस तरह रेस्ट करनी है, आपने अपने हैंड को स्टेबल रखना है, उसको मूव नहीं करना। आइदर वो ब्रेस देते हैं जो भी वो सजेस्ट करें, आइसिंग करवाते हैं, ठंडी डकोर देते हैं। उसके अलावा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में हमने क्या करना, तो कंप्रेशन में बेसिकली पेशेंट की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है। रफली कंप्रेशन देते हैं, चाहे कपड़े से दें, वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे। उसके अलावा एलिवेशन करवानी होती है। अब एलिवेशन इसमें साइंस ये है कि अगर चोट लगी है तो फिर हमने क्या करना होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है। अगर ब्लीडिंग हो गई है तो हम उसको एलिवेशन की तरफ ले जाते हैं।
उस तरफ ले जाते हैं जहाँ पे हम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकें। वहाँ क्या होता है, उस फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो होती है वो कम हो जाती है ग्रेविटी के पुल की वजह से। फ्लूइड बाकी चीज़ों में डिस्पर्स हो जाता है, वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं होता। सो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट की बात करूँ तो फिर हम ये प्राइस थेरेपी अप्लाई करते हैं। हमें छोटी छोटी जो एलिवेशन है ये करवानी होती है ताकि उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें। ये सब हम एक्यूट कंडीशन में करते हैं। उसके अलावा क्रायोथेरेपी जो होता है ये भी आइसिंग के लिए को कहते हैं। अब इसमें हम क्रायोथेरेपी करवाते हैं, टेपिंग करते हैं, जो उसका मसल स्टिफ होता है हम उसको मसल पेन जो कर रहा है उसको हम उस एरिया को टेप कर देते हैं। बेसिकली रीलोकेशन करने के लिए मसल को हम टेपिंग यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्ट्रेचिंग करवाते हैं। अब चूँकि जैसे चोट लगती है तो उससे क्या होता है कि मसल्स जो होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। अब हम उस पर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया टेपिंग करते हैं, कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। तो अब मसल को लेंथन करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में कॉमनली हम आइसोमेट्रिक्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसकी पेनफुल एक्टिविटीज़ को कम किया जाता है। सो ये था इसका ट्रीटमेंट प्लान। अब फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट फर्दर आगे हम कौन कौन सी एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट क्या लर्न करना चाहते हैं। थैंक यू।